हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होते हैं सेल साइकिल और कैसे ये सेल डिवाइड करते हैं एक सेल से दूसरे सेल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो एक सेल होता है सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है कि अपने वॉल्यूम में डीएनए कंटेंट और सारे जो जीनोमिक कंस्टिट्यूएंट है वो या जो आर्गेनेल्स है उनको क्या करता है डबल करता है। उसके बाद क्या करता है ये डिवाइड करके टू इक्वल जो पेरेंट सेल है उसके इक्विवेलेंट में एक डॉटर सेल दो बना लेते हैं। तो ये हम लोग पढ़ा था। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल जो होता है ऐसा करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन में। ये था तुम्हारा प्रिपरेशन वाला प्रिपरेशन पे प्रिपेयर करता है और दूसरा क्या क्या सेल डिवाइड करता है। दो ये मेजर थिंग थे जिसके अराउंड हम लोग ये सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। तो पहले वाले में प्रिपरेशन वाले में हम लोगों ने देखा कि सेल क्या करता है अपने जो जो भी साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट था उसको प्रिपेयर करता है। इसका दूसरा नाम हम लोगों ने दिया था प्रिपरेटरी फेज जिसका नाम था हम लोग का पढ़ा था इंटरफेज। इंटरफेज में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो होता है G1S G2M ये जो है मेजर इसके सब डिवाइडिंग वो थे क्या कर सकते हैं कि सब डिवीजन एक फेजेज है G1S G2M में। दूसरा है तुम्हारा क्या था डिवीजन फेज जिसको हम लोग एम फेज कहते थे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग के रिस्पेक्ट में G1S G2M ये पढ़ा था। उसके बाद क्या है कि जो सीक्वेंस के टर्न में भी पढ़ा था तो ये वो भी यही था। G1 के बाद S चलेगा फिर G2 चलेगा फिर M चलेगा। ये जो फेजेज हैं इनमें स्पेसिफिक कुछ फंक्शन होता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा रहता है। सेल जो होता है हमेशा जो होता है कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता रहता है। जबकि यहाँ पे जो होता है एस फेज में सेल केवल अपने डीएनए को रिप्लिकेट करता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन वंस होता है एक बार होता है जबकि प्रोटीन सिंथेसिस G1 में भी होता है इसमें भी होता है। दूसरी बात ये है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी ईटीसी जो ये हो गए ये किसमें होते हैं इसमें डुप्लीकेट होते हैं। और जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किसमें डुप्लीकेट होते हैं G2 में। कुछ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो सिंथेसिस होती है किसमें एस फेज में होती है। और दूसरा है एक हेलिकेज लोडिंग जो पढ़े थे हेलिकेज लोडिंग वो G1 में होता है। तो ये सब सारी बातें हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एम फेज G1S G2 पढ़ लिया था लेकिन अभी इसी में एक एक फेज होता है G0 फेज इसको हम लोग को पढ़ना है। और एक प्रोइडी लेवल का कॉन्सेप्ट होता है जो काफी कंफ्यूजिंग करता है उसको हम लोगों को देखना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एम फेज में। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज में। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है डीएनए क्रोमोसोम और क्रोमैटिन और कैसे ये जो है सेल में किस किस फॉर्म में रहते हैं कैसे ये अरेंज होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। देखो बच्चों, डीएनए और क्रोमोसोम को अगर हमको समझना हो तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल जो डीएनए होता है ये तीन रूप में हो सकता है। एक तो एकदम अनबाउंडेड किसी प्रोटीन से बाउंडेड नहीं है उस फॉर्म को कहते हैं डीएनए एकदम नेक्ड है ये। दूसरा है थोड़ा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो गया है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। तीसरा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बना है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम। तो हाईली कंडेंस फॉर्म जो है क्रोमोजोम थोड़ा कम कंडेंस फॉर्म ये है एकदम अनकंडेंस फॉर्म में है ये हमारा डीएनए। ये तीन फॉर्म में जो होता है सेल में ये एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो तीनों फॉर्म है डीएनए क्रोमेटिन क्रोमोजोम ये सेल के किस किस फेज में क्या किस किस फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि सेल में फेजेस जो होते हैं सेल साइकिल पूरी जो सेल होगी वो सेल साइकिल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो सेल साइकिल के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि G1 उसके बाद क्या एस G1S और G2M। ये तुम्हारा एम फेज था ये G1 था ये एस था ये G2 था ये फेजेस है इसी को चलाना था। यहाँ से यहाँ तक की बातों को हम लोग करते हैं इंटरफेज कह रहे थे। और ये जो था एम फेज था एम मतलब माइटोटिक फेज। इसमें अब ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि किस फॉर्म में ये डीएनए के फॉर्म में रहना पसंद है किस फॉर्म में क्रोमोसोम। जब देखा जाए कि ये जो इंटरफेस था यहाँ से यहाँ तक का ये 95% के अबाउट टाइम ले रहा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ये इस फेज में इस फेज में इस फेज में हमेशा ये रहना चाहेगा क्रोमैटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में क्रोमैटिन या फिर किस फॉर्म में डीएनए के फॉर्म में। जब डीएनए के रिप्लिकेशन होना होगा तो डीएनए अनवाइंड हो जाएगा डीएनए के फॉर्म हो जाएगा। और जब जब उसको कॉम्प्लेक्स होगा जब जब थोड़ा कम कहीं काम करना हो अनएक्सपोज होना हो तो ये क्या हो क्रोमैटिन बन जाता है। इसी में हम लोगों ने एक बात भी पढ़ी होगी या पढ़ रहे हैं हम लोग यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन की खास बात ये होती है कि ये क्रोमैटिन में भी एक कॉम्प्लेक्स
जैसे क्रोमेटिन में भी क्या हो सकता है, जो थोड़ा कम कम्पैक्ट हो उसको कहते हैं लेस कम्पैक्ट होगा उसको कहते हैं यू क्रोमेटिन, और जो हाई हेट्रोक्रोमेटिन होगा वो हाईली कम्पैक्ट होगा। तो अगर देखा जाए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा कौन, यू क्रोमेटिन, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा कौन, हेट्रोक्रोमेटिन। तो इस फेज में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखा जाए कि अगर 24 आवर में 95% 23 आवर के आसपास जो क्रोमेटिन या डीएनए की फॉर्म में रहना पसंद करेगा, जो है तुम्हारा ये पूरा ये सेट। और जो एम फेज होता है, एम फेज में मेटा फेज में हाईली कंडेंस हो जाता है, और उस फेज में ये जो होता है ये फॉर्म में रहना पसंद करेगा क्रोमोजोम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ये क्रोमेटिन के फॉर्म में रहना पसंद करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ बातें करते हैं। हम लोगों ने सेल साइकिल में ये पढ़ा था अभी, सेल साइकिल में कि सेल साइकिल में G1 और SG2M में तो दो दो जो होते हैं एक्शन फेज होते हैं। इसके दो एक्शन फेज हैं। कौन कौन से एक्शन फेज है, तो पहला एक्शन फेज ये है, पहला एक्शन फेज M है, और दूसरा एक्शन फेज कह सकते हो कि S फेज है। और ये सब क्या है, गैप फेज है। ये दोनों क्या है, ये गैप 1 हो गया, ये गैप 2 हो गया। ये कैसा फेज है, ये एक्शन फेज है। एक्शन फेज का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, मतलब 4C से क्या चल जाता था, 2C चला जाता था। यहाँ 2C कंटेंट डीएनए का रहता था, तो एस फेज में क्या हो जाता था, 4C हो जाता था। यही एक्शन फेज है। इन इन दोनों में ये जो गैप फेज होते हैं, इन दोनों को 4C से 2C में मदद करता है, और ये 2C से 4C होने में मदद करता है। ये बातें पढ़े थे। अब बात आ जाती है कि ये बताइए कि डीएनए क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में कैसे बात करें। तो हमको ये बताना है कि डीएनए ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही डीएनए है, इस तरह का। बस इसमें अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रोटीन होते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन दोनों पार्टिसिपेट करके ये क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम में आरएनए का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो इसलिए अगर पूछा जाए क्रोमोसोम या क्रोमेटिन किससे बना है, तो कहोगे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों का राइबोसोमल आरएनए जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है वो भी इसमें बना हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये जो है, ये देखो एक डीएनए है, डीएनए है, ये भी एक डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए में मान लो ये एक कोई सेगमेंट है जीन का, कैपिटल ए है, यहाँ पे कोई सेगमेंट है कैपिटल टी है, ये जो जीन है। अब ये जीन जो हो रहा है हाईली कंडेंस होके ये चेंज हो जाएगा किस फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज होगा। अगर इसको कंडेंस करोगे तो क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसको हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये क्रोमेटिन के फॉर्म में है, धागे के फॉर्म में है। और यहाँ पे जहाँ पे भी कैपिटल ए दिखा है, इसको एक पॉइंट से दिखा दे कैपिटल ए, यहाँ पे एक दिखा दे पॉइंट से कैपिटल टी, ये दिखा दिए। एस फेज आया, तो अब इसका क्या होगा कि जब भी क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन पड़ा होगा, तो एस डीएनए का रिप्लिकेशन तो इस तरह से होता है, ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बनता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का बनता है, डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका तो एक स्टैंड, जैसे अब इसकी जगह पे तुम ये समझो कि यहाँ पे आधा जो जैसे इसका कैपिटल ए यहाँ पे था, तो जो इसका ये वाले स्टैंड का होगा उसके अपोजिट वाले का नया आ जाएगा। और दूसरे वाले का जैसे यहाँ पे हम अगर इसको चेंज कर दे कलर को, तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। देखो ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा जो है ओल्ड वाला है, आधा जो है न्यू वाले है, न्यू वाले जो है आधा है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। अब ये हो गया। तो जब भी कभी यहाँ रिप्लिकेट करेगा, तो जहाँ पे क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम ये कंपैक्ट हो रहा है, कंपैक्ट होने पे जहाँ पे ज्यादा कंपैक्शन हो जाता है, ज्यादा कंपैक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं सेंट्रोमियर। ये हाईली कंडेंस होता है। तो यहाँ पे जो होता है हाईली कंडेंस होता है, और जो होगा कि ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा, जिसका नाम होगा सेंट्रोमियर, मतलब ये क्या होगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। और ये समझो बस ये डीएनए था, ये डीएनए ये कंपैक्ट हुआ, तो यहाँ पे ज्यादा कंडेंस हो गया, तो ये इसके फॉर्म में हो गया, और प्रोटीन ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, यही बना हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही हुआ, तो यहाँ पे हाईली कंपैक्शन हुआ, तो ये तुम्हारा कहलाएगा क्या, सेंट्रोमियर। यहाँ पे भी ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये बन गया सेंट्रोमियर। अब देखो ये जो कंपैक्शन हुआ, तो कैपिटल ए यहाँ पे आया और कैपिटल ए यहाँ पे आया, तो ये किस फेज की बात हो रही है, जीवन की बात हो रही है। अगला क्या होगा, जब एस फेज चलेगा, तो ध्यान से देखना है कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, तो इसी पे होगा, इसी स्ट्रैंड पे होगा। जब ये स्ट्रैंड, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे 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 करके है, ऐसे डीएनए है, और ये क्रोमेटिन बन गया। अब अगला क्या होगा, जैसे ही इसमें रिप्लिकेशन होगा, तो तुम्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, तुम्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे करके, ये जो होगा पिंक, हाँ, ये ऐसे करके ऐसे दिखेगा, और साथ ही में तुम्हें ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे करके। अब ध्यान से देखना है हमें, ये यहाँ पे ये समझना है कि ये क्या दिखाया है हम लोगों ने। हमने कहा कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है कैपिटल ए, ये कैपिटल ए एज सच है,
इसका एक और कॉपी बन गया यहाँ पे ऐसे, सेंट्रोमियर कॉमन है अभी भी। यहाँ पे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सेंट्रोमियर कॉमन है, तो जो इसकी कॉपी बना सेमी कंजर्वेटिव एग्जैक्ट इसी की कॉपी ही होगी। ऐसा इसलिए कॉपी होगी कि क्योंकि जब ये डीएनए की जो जो स्ट्रैंड ये बता रहा है वही स्ट्रैंड ये भी बताएगा, तो जब भी ये अगर इसको अलग करोगे, कैपिटल ए अलग करोगे, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी कैपिटल ए आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल टी था तो यहाँ पे भी कैपिटल टी ही आएगा। क्या समझे हम लोगों ने? एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ तो ये क्या होगा, G2 फेज में ये जो होगा क्या होगा कि एक अपनी कॉपी बना ली है, ये अपनी कॉपी बना ली है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट कर लेना है। इसमें कितने सेंट्रोमियर है? एक। तो जितना सेंट्रोमियर होगा उतना क्रोमोजोम होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना क्रोमोजोम है, तो कहोगे 1 क्रोमोजोम या एक क्रोमेटिन। कितना? 1 क्रोमोजोम या एक क्रोमेटिन। इसको भी कितना कहेंगे? 1 क्रोमोजोम या एक क्रोमेटिन, क्रोमोजोम या एक क्रोमेटिन ये कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखो इसकी कॉपी बन गया, तो एक क्रोमोजोम तो ये था, दूसरा क्रोमोजोम ये हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ होल्ड करके ये जानना हम लोग जरूरी है कि ये जो है ये एक क्या हो रहा है, ये अभी तुम्हारा वही पेरेंटल वाला है आधा, आधा ये दूसरा वाला बना है, सेमी कंजर्वेटिव से बना है। तो यहाँ पे भी सेंट्रोमियर कितना? एक ही है। यहाँ सेंट्रोमियर क्या है? एक ही सेंट्रोमियर से ये दोनों जुड़े हैं। तो ये कह रहा है कि इसको अब कितना हम क्रोमोजोम कहेंगे, तो हम तुरंत बता देंगे नहीं ये भी एक ही क्रोमोजोम है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ये कितने क्रोमोजोम है? एक ही क्रोमोजोम है। यहाँ पे भी कितने क्रोमोजोम है? एक क्रोमोजोम है। अगर बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम्हें आसानी से सेल डिवीजन सारी समझ में आ जाएगी। एक क्रोमोजोम यहाँ था, सेंट्रोमियर एक थी, बस यहाँ पे नंबर बढ़ गया है क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से दोनों अटैच है, इसलिए इसको भी एक ही क्रोमोजोम कहेंगे, सिंगल क्रोमोजोम। ये भी सिंगल क्रोमोजोम है या क्रोमेटिन। तो ये पूछा जाए ये दोनों क्या है, तो कहोगे कि इसको इसको एक क्रोमेटिड कहेंगे, इसको एक क्रोमेटिड। दोनों आपस में एक ही जैसे हैं तो बहन कहलाएंगे। दोनों आपस में क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है इसलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ये भी दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। अब देखो कुछ क्वेश्चन जैसे हम पूछें अगर तुमसे कि ये बताओ कि ये क्रोमोजोम है, ये कितने क्रोमोजोम है? एक सेकेंड, ऐसे पूछते हैं जैसे ए एक ऑप्शन तुम्हें दे दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए में पूछ रहे हैं कि ये कितने क्रोमोजोम है, तो यहाँ लिख देते हैं क्रोमोजोम नंबर। ये कितने क्रोमोजोम है, तो कहोगे कि ये है क्रोमोजोम नंबर एक। ये पूछा जाए ये कितने क्रोमोजोम है, तो कहोगे क्रोमोजोम एक ही है। ये पूछा जाए ये कितने क्रोमोजोम है, तो कहोगे 2 क्रोमोजोम है। कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर ये कहा जाए कि ये बताओ कि अगर इसका इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर दें, अलग अलग कर दें और कुछ इस तरह का बना दें, ऐसे करके ऐसे बना दें, ये सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर अलग अलग कर दें, तो कितने क्रोमोजोम हो जाए? कहोगे 2 हो जाएंगे। तो ये इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्या केवल बढ़ा? क्रोमेटिड बढ़ा ना, क्रोमेटिड बढ़ा। और कौन सा क्रोमेटिड बढ़ा? सिस्टर क्रोमेटिड बना है। यहाँ पे जो बना है वो क्या बना है? सिस्टर क्रोमेटिड बना है। और जबकि क्या है कि क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट है, तो डीएनए के रिप्लिकेशन होने पे क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड बनता है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से वो जुड़ा होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? एक ही सिंगल क्रोमोजोम। तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोजोम। डीएनए क्या है? डीएनए से क्रोमेटिन बना है, क्रोमोजोम मोस्ट ऑफ द फॉर्म में क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा। यूक्रोमेटिन होगा जो जिसमें जो लेस कम्पैक्ट होगा, और ये जो होगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और हेट्रोक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। ये हो गया। G1S G2 M में मोस्टली डीएनए या क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। एम फेज में डिवीजन होगा तो हाईली कंपैक्ट हो जाएगा। अब देखना है यहाँ था कि ये जो फेज था G1 फेज था, G1 से किसमें? S में गया। S में क्या हुआ? ये इसकी कॉपी बनी, इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर यहाँ पे भी था, यहाँ भी सेंट्रोमियर। अगर अब हम पूछा जाए कि इसमें बताओ नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 1। क्रोमेटिड कितने हैं? क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड बताओगे एक है। यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 1। क्रोमेटिड कितने हैं? 2। एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये। तो बस क्या बढ़ा है? क्रोमेटिड कितने हो गए? 2। तो इसका ये मतलब हुआ है कि यहाँ पे क्रोमेटिड की संख्या बढ़ी है ना? किसकी? क्रोमेटिड की संख्या बढ़ी है, और क्रोमेटिड जो है वो क्या हो गया है? 2 हो गया है। क्रोमोजोम तो सेम है, तो क्रोमोजोम नंबर नहीं चेंज हुआ है, ये हमको बस बताना है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है? सेंट्रोमियर। तो ये था तुम्हारा इसका कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अगर समझ में आया होगा तो ये क्या होगा आगे तुम्हें, एक प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। देखो कंटेंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी लेवल क्या होता है, कैसे ये समझ में आती है हमको। ये जो जो सेल साइकिल हम लोग पढ़े थे, एम फेज था, और यहाँ पे क्या था? डिवीजन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्ट पॉइंट। ये डिवीजन स्टार्ट पॉइंट है।
स्टार्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट की स्टार्ट है? डिवीजन स्टार्ट पॉइंट। ये क्या है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किसका? डिवीजन का। डिवीजन का एंड पॉइंट है। अब जो डिवीजन के एंड पॉइंट है इसी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये चलता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये चलता है। हमको देखना है कि प्लॉयडी लेवल का कांसेप्ट पे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो 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 वो धागा होगा किस फॉर्म में होगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्रोमैटिन। डीएनए के, डीएनए में जो धागा है उस फॉर्म में क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रोमैटिन को जितनी भी डीएनए में क्रोमैटिन में है उसको हम लोग 2C नाम दे दे रहे हैं। कितना नाम दे रहे हैं? 2C। अब ये 2C से ये जब जब एस में गया, एस से फिर किस में गया? ये। तो ये वाला जो फेज है यहाँ से यहाँ तक सिंथेटिक फेज वाला, इसमें होगा 2C। यहाँ पे भी था 2C से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो गया? 4C हो गया। ये 2C से क्या हो गया? 4C हो गया। अब 4C फिर यहाँ भी 4C है, यहाँ पे भी क्या है? यहाँ भी 4C है, और यहाँ पे क्या? 4C से 2C हो गया। क्या क्या हम लोगों ने समझा? जीवन, जीवन में कितना है? 2C है, कोई चेंज पूरे फेज में शुरू से अंत तक कोई चेंजेस नहीं। G2 में कोई चेंजेस नहीं, 4C है। मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहा है? G1 से S में जाने पे और G2 से M में जाने पे, इन दोनों में चेंजेस हो रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है? G1 से S में जाने पे 2C से 4C बन रहा है, और यहाँ से 4C से डीएनए का कंटेंट क्या होगा? 2C हो जा रहा है। ये क्या तुम्हारा? ये कांस्टेंट एकदम हो रहा है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इस पूरे फेज में ये कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये था डिवीजन का कैसे होगा। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ डीएनए। तो यहाँ 2C था, 2C से कितना हो गया? 4C। तो डीएनए का कंटेंट तो यहाँ बढ़ गया, यहाँ कंटेंट क्या हो गया? घट गया। तो यहाँ डीएनए का कंटेंट जो होगा हाफ हो गया। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट हाफ, डीएनए कंटेंट हाफ बिकम हाफ, डीएनए कंटेंट कंटेंट बिकम हाफ, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यहाँ डबल हो जा रहा है ये। अब देखते हैं प्लॉयडी लेवल का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, जब जीव क्रोमैटिन के फॉर्म में यहाँ पे था तो हमने क्या कहा कि जो क्रोमैटिन है वो जीवन में एस फेज में क्या होगा कि ये क्रोमैटिन एस सच है। क्रोमैटिन में क्या होगा कि एक नया थ्रेड बनना शुरू हो जाएगा, जो जो डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा। अब वो जो थ्रेड होगा वो आगे बढ़ेगा। जब थ्रेड आगे बढ़ेगा, जब थ्रेड आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा कि ये जो होगा फिर ऐसे ऐसे करके धागे नुमा दो क्रोमैटिन बन गए। दो क्रोमैटिन बन गए और सेंट्रोमियर के से क्या होगा कि वो अटैच होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अब ये जाएगा G2M में। तो यहाँ पे देखो ये क्रोमैटिन एक धागे नुमा है, ये भी धागे नुमा है, ये भी धागे नुमा है। हमको ये देखना है कि जब जब G2 से M फेज में जाना है, तो M फेज में जाने से पहले जैसे अगर हमको मान लो इस धागे को अलग अलग करना है। ये इसमें दो धागे हैं, ये धागा है, इसको अलग अलग करना है। इसको इसको ये वाला जो है हमको मान लो ये जो ब्लू वाला, ब्लू वाले को अलग करना है और इस वाले को अलग करना है। इस तरह से करना है। तो हम क्या, अगर बहुत कंफ्यूजन होगी इसको करने में, कंफ्यूजन क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि ये धागे बहुत फंस रहे हैं आपस में ऐसे करके। इस धागे को अलग अलग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक ढेर या लुंडी बना लेते हैं, एक क्या गोला बना लेते हैं। यहाँ पे भी एक क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, गोला बनाते हैं। अब जब गोला बना लेंगे तो ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बस यहाँ पे यही समझना है कि जब इस वाले फेज से जब इसमें जाएगा तो इसमें क्या होने लगेगा, गोला बनने लगेगा। जो गोला बनेगा वो होगा कंडेंसेशन होगा, और वो क्रोमोजोम बनाने शुरू कर देगा। क्रोमोजोम मतलब क्या, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होगा, कंडेंसेशन या कंपैक्शन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन का कंपैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोजोम बनना शुरू हो जाएगा, तो वो आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब कि यहाँ पे जो है अभी भी क्या है, स्टिल इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड है। ये यहाँ पे अभी भी इंटरवाइंड है, और ये सेपरेट होने के लिए इसको क्या करना है, कंडेंस होना पड़ेगा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे आसानी से इसमें सेपरेशन हो जाए। ठीक है ना। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्लॉयडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अगर हम यहाँ ये देखें कि ये जो था, मान लो यहाँ पे क्रोमोजोम तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बना के समझने के लिए बना रहे हैं कि ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रोमोजोम था, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोजोम था, मान लो ये क्रोमोजोम है, फिर यहाँ पे एक क्रोमोजोम होगा। मान लो यहाँ दो ही क्रोमोजोम लेके चल रहे हैं, हम लोग कितने क्रोमोजोम लेके चल रहे हैं, दो क्रोमोजोम लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रोमोजोम थे, जैसे ये क्रोमोजोम था, तो यहाँ पे कोई इसमें जीन होगा, कोई एलील्स होगा, एलील होगा जो मान लो कैपिटल टी है, और यहाँ पे जो कोई एलील है, यहाँ पे मान लो है तुम्हारा स्मॉल आर है, ये एलील है। अब ये आगे बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि जब एस में डुप्लीकेट होगा तो यहाँ G2 में क्या होगा, तो G2 में क्या होगा, सेम क्रोमोजोम है, देखो ध्यान से, ये हो गया, और यहाँ पे एक सेंट्रोमियर से ये ऐसे जुड़ गया,
दूसरा ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया ये। तो यहाँ पे देखो क्या है, कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी आएगा, ये कैपिटल टी आएगा। यहाँ पे क्या था, स्मॉल आर था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या देखने वाली बात है, यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या बढ़ा जीवन में, क्रोमोजोम। अच्छा, क्रोमोजोम की नंबर जीवन में कितने थे, तो क्रोमोजोम की नंबर 2 थी। यहाँ पे कितने क्रोमोजोम नंबर है, तो यहाँ पे भी जैसे अगर मान लो ये 2 क्रोमोजोम बनाए, तो 2n इक्वल टू कितना है, 2 क्रोमोजोम है। तो यहाँ पे भी 2n इक्वल टू कितना, 2 ही क्रोमोजोम है। क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर तो एक ही है। भले से इसकी कॉपी तो बनी, जैसे जब इसकी कॉपी बनी होगी तो कुछ इस तरह का बना होगा ना, ऐसे एस फेज में कुछ इस तरह का हुआ होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, तो स्मॉल आर बन गया, यहाँ पे कैपिटल टी बन गया। तो वहां पे हमको क्या देखना था, यहाँ पे जब जब आएगा तो एक ही सेंट्रोमियर है, तो क्रोमोजोम कितने हैं, ये एक ही है, ये भी क्रोमोजोम इतने हैं, एक ही है। यही तो हम लोग यहाँ पढ़े, क्रोमोजोम एक ही है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड बढ़ गए हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्रोमोजोम एक है, तो 2n इक्वल टू अभी भी 2 है। इसका ये मतलब है कि डीएनए का कंटेंट तो बढ़ा है, मतलब क्रोमेटिड के फॉर्म में, क्रोमेटिड के फॉर्म में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड का तो नंबर बढ़ा, लेकिन क्या नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं क्रोमोजोम, क्योंकि सेंट्रोमियर कॉमन है, दोनों का सेंट्रोमियर क्या है, कॉमन है। सेंट्रोमियर कॉमन है, इसमें भी एक ही सेंट्रोमियर, इसमें भी एक सेंट्रोमियर है। तो क्रोमोजोम नंबर 2n इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे भी 2n इक्वल टू कितना है, 2 ही है। इस तरह से हम क्या समझेंगे कि क्या है ये क्या हुआ कि क्रोमोजोम का नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन डीएनए का कंटेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। फिर तो यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा कि यहाँ पे जो है क्रोमोजोम का नंबर नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ क्या बदला है, डीएनए का कंटेंट बदला है ना। और ये जो होगा इसी की कॉपी बनी, सिस्टर क्रोमेटिड में सेम सेम क्रोमोसोम की कॉपी बनी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आगे देखते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर कर ह्यूमन सेल है, कोई एक ह्यूमन सेल है, 2n इक्वल टू 47 ये हम जानते हैं। उसको कर फाइंड करो क्रोमोजोम और क्रोमेटिड नंबर G1 फेज में, G2 SM में। तो सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल बना लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कर रहा है ये। तो ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये यहाँ पे हो गया M फेज, ये G1 है, ये S है, ये G2 है। तो देखो 2n इक्वल टू यहाँ पे कितना था क्रोमेटिन, 46। तो यहाँ पे 2C में, तो ये ऐसे 46 थे, ध्यान से देखना है, ये 46 क्रोमोजोम ऐसे हैं, है ना, 46 क्रोमोजोम ऐसे हैं। अब जब जब ये जाएगा तो इसकी कॉपी बनेगी, मान लो ऐसे ही करके है ना, इस तरह से नहीं हो, पेयरिंग में होती हैं। तो ये इस तरह से क्रोमोजोम हो गया, मान लो हम 46 की जगह पे 2 ही बना रहे हैं, चलो 2 बन गया। अब यस पेज में गया तो ये ऐसे कुछ बन गया, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन गया। तो क्रोमोजोम नंबर यहाँ भी अभी कितना है, 2n इक्वल टू 46 ही है। G2 में 2n इक्वल टू 46 है, इसमें भी जी है, लेकिन इसमें क्या है, एक जो क्रोमोजोम है वही क्रोमेटिड है एक्चुअली। क्रोमेटिड बराबर क्या है, क्रोमोजोम, यहाँ पे क्रोमेटिड बराबर क्रोमोजोम है, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोजोम इक्वल टू कितना क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, क्रोमोजोम एक क्रोमोजोम इक्वल टू कितना है, 2 क्रोमेटिड हो गया, क्रोमेटिड हो गया। तो अब देख लो कि जीवन में कितना होगा, तो जीवन में क्या बताना, क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर बताना है जीवन में कि कितने होंगे। तो जीवन में क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, जीवन में 46 है, ठीक है। और जी टू में क्रोमोजोम नंबर कितने हैं, 46 ही है, 46 ही सही है, 46 बना लेंगे। और क्या कह रहा है कि क्रोमेटिड पूछ रहा है, क्रोमेटिड कितने होंगे, तो क्रोमेटिड इसमें इसमें क्रोमेटिड कितना है, क्रोमोजोम बराबर क्रोमेटिड है, मतलब उतना ही है क्योंकि सिंगल ही है ना। तो इसमें कितना होगा, क्रोमेटिड की संख्या 46 ही होगा। G2 में क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, तो इसका मतलब हो गया 46 गुणे 2, मतलब आई थिंक 92 आ जाएगा ये। गैमिट में कितने क्रोमोजोम होंगे, तो हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोजोम। कंटेंट ऑफ डीएनए, तो यहाँ पे जीवन में कितना हो जाएगा, जीवन में तो चाहे जितना भी हो उसको 2C कहते हैं, तो यहाँ पे 2C हो जाएगा। G2 में कितना होगा, 4C हो जाएगा। तो डीएनए का कंटेंट देखो बढ़ गया, 2C से 4C हो गया, लेकिन जो क्रोमोजोम का नंबर है वो क्या हो गया, क्रोमोजोम क्रोमोजोम का नंबर सेम है। तो ये था तुम्हारा क्रोमोजोम का नंबर, ये है तुम्हारा क्रोमेटिड का नंबर। ये इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए। तो ऐसे ही है क्रोमोजोम क्रोमेटिड का, होप ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कुछ चीजें देखते हैं, कुछ एडिशनल चीजें, जैसे G0 फेज क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्विसेंट फेज। देखो जब जब सेल साइकिल जो होता है, जब आगे बढ़ती है, सेल साइकिल जब आगे बढ़ता है, तो क्या होता है कि जब सेल साइकिल आगे बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि उसके पास 3 चांसेस हो, तीन तीन चीजें होती हैं। अगर सब कुछ ठीक हुआ, अगर सब कुछ जैसे सेल में सब सही रहा,
जैसे G1 से S में जाएगा, G2 में जाएगा, M में जाएगा, सब सही रहा तब तो ये S में जाएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, इंतजार करेगा सही होने का, या फिर कह सकते हो कि अभी उसका मन नहीं है डिवाइड करने का, कुछ ऐसे सेम मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं समझ में आ रही है, या फिर कुछ इस तरह का आ रहा है, तो वो एग्जिट कर जाएगा सेल साइकिल को। ये याद रखना, एग्जिट कर जाएगा, ये नहीं कि मतलब क्या कहते हैं कि एग्जिट कर जाएगा, सस्पेंड करना मतलब भी कह सकते हो, लेकिन ये ज्यादा सही होगा यहाँ पे, क्या एग्जिट कर जाएगा। तो सेल सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये एक सेल है, ये डिवीजन के लिए जा सकता है, तो कंटिन्यूस सेल डिवाइड के लिए जाएगा, तो G1 जाएगा, फिर S जाएगा, G2 फिर M। ये कह रहा है कि ये जो है कंटिन्यूस सेल साइकिल चलेगा, सेल साइकिल अगर कंटिन्यूस चलेगी तो ये जाएगा G1 से जाएगा S में, फिर S मतलब G1 था ही, S जाएगा, फिर G2 भी जाएगा, फिर M में जाएगा, नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सेल कह रहा है कि अब नहीं डिवाइड हुआ, जैसे कि देखे होगे परमानेंट टिश्यू PCS, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, सेलेनकाइमा, ये परमानेंट हो जाते हैं, तो परमानेंट हो गया तो वो भी डिवीजन नहीं होता, मेस्टेमेटिक टिश्यू केवल डिवाइड करते हैं, तो परमानेंट हो गया तो ये भी क्या करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। अगर जो सेल साइकिल एग्जिस्ट कर लेता है, सेल अगर उससे उसका नहीं है आगे बढ़ने का, प्रोसीड करने का, तो वो एक फेज में चल जाता है जिसको G0 फेज कहते हैं, जिसको क्विसेंट फेज कहते हैं। तो जब सेल साइकिल हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से हम यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे करके G0 फेज में चला गया, मतलब वो इस समय क्या कर रहा है कि सेल ना तो डिवाइड कर रहा है, ना तो परमानेंट हुआ, ना ही क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि सेल नॉट डिवाइड नहीं कर रहा। दूसरा है कि नॉट प्रोलिफरेटिंग, नॉट प्रोलिफरेटिंग। तीसरी बात हो गई कि ये कह सकते हो कि परमानेंट भी नहीं है, नॉट परमानेंट भी नहीं है, जब मन करेगा तब वो डिवाइड, सेल साइकिल से अभी एग्जिट किया, जब मन करेगा तब आ जाएगा, नॉट परमानेंट। ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब आता है कि ये ऐसे सेल्स मिलते कहाँ हैं और क्या काम है इनका। तो एक तरह से कहो कि जब जब ये एग्जिट किया सेल साइकिल की, जब जरूरत पड़ी तो फिर से तो आ गया सेल साइकिल में, तो ये किसकी तरह वर्क किया है, तो ये एक तरह रिजर्वायर ऑफ सेल की तरह काम कर रहा है, मतलब जब जरूरत पड़ी, या कह सकते हो जब फेवरेबल उसकी सुटेबल कंडीशन है, तो इस तरह से ये वर्क करने के, तो रिजर्वायर ऑफ सेल हो गया। ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिजर्वायर ऑफ सेल, अगर रिक्वायर होगा तो फिर से ये डिवाइड करने लगेगा, है ना। तो रिजर्वायर सेल की तरह करेगा, व्हेन नीड इट गो फॉर इट अटेन एंड इट गो फॉर सेल साइकिल फेज। तो ये फिर से किस में है, कंटिन्यूस सेल साइकिल कर देगा, व्हेन नीड, है ना, व्हेन नीड अगेन इंटर इनटू सेल साइकिल कंटिन्यू कर देगा, तो ये रिजर्वायर सेल की तरह काम करता है। अब ये कुछ सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट के केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रूट होता है, तो रूट के सबसे निचले हिस्से में क्या होता है, रूट कैप होते हैं। जो एक्वेटिक होता है उसमें क्या होता है, रूट पॉकेट होगा, तो इसमें कई जोन्स होते हैं। जोन क्या क्या होता है, मेस्टमेटिक जोन होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एलांगेशन जोन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, मेचुरेशन जोन होता है, मेचुरेशन जोन, और ये क्या होता है, एलांगेशन जोन होता है, और ये जो होगा मेस्टमेटिक जोन, मेस्टमेटिक जोन। तो क्या होता है कि जो मेस्टमेटिक जोन होता है, उसी में से क्या होता है, कुछ सेल्स जो होते हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं, G0 की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ सेल्स चले गए हैं क्यूसेंट फेज में, कुछ सेल्स किस में चले गए हैं, क्यूसेंट फेज में। अब बाकी सेल जो होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, यहाँ पे एलोंगेशन होता है, वेक्यूलेशन होता रहता है, यहाँ पे मेचुरेशन हो जाता है सेल का। तो ये है, तो यहाँ पे ये जो है क्यूसेंट फेज में चला जाता है, क्यूसेंट फेज में चला जाए, जिसको हम लोग G0 कहते हैं। ये था तुम्हारा G0 का कॉन्सेप्ट, कि न तो सेल प्रोलिफरेट कर रहा है, ना ही सेल डिवाइड कर रहा है, और सीधे चला जा रहा है किसमें, सीधे चला जा रहा है कि G0 फेज में, और जब वो जो G0 फेज है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिजर्वायर की तरह काम। तो इतनी ये बातें हो गई। अब हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं, सेल साइकिल और चेक पॉइंट क्या होते हैं, सेल साइकिल में चेक पॉइंट क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेल साइकिल होता है वो क्या होता है कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड, क्या था हम लोग पढ़े थे शुरू में ही कि कोऑर्डिनेटेड होता है, और दूसरा है कि सीक्वेंशियल होता है, और तीसरा था कि जेनेटिक कंट्रोल होता है, जेनेटिक कंट्रोल। तो यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा रोल है, किसकी, जेनेटिक कंट्रोल के। जेनेटिक कंट्रोल का ये होता है कि बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आता है, एक इंजाइम होता है, सॉरी एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है साइक्लिन। साइक्लिन एक क्या है, प्रोटीन है,
ये क्या करते हैं, सेल साइकिल में इसका जो कंसंट्रेशन है हमेशा बढ़ता है। जैसे जीवन में साइक्लिन, दूसरा साइक्लिन होगा, एस में दूसरा, तीसरा, ऐसे करके डिफरेंट टाइप के साइक्लिन जो होते हैं प्रोटीन, ये वर्क करते हैं। एक्चुअली जो मदद करता है, एक एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है काइनेज। कौन सा प्रोटीन? काइनेज। तो ये काइनेज प्रोटीन जब एक्टिव होगा, जब काइनेज प्रोटीन एक्टिव होगा तो सेल साइकिल अच्छे से चलेगी, मतलब रेगुलेट होगा। रेगुलेट सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए काइनेज का एक्टिव होना जरूरी है। और काइनेज एक्टिव तभी होगा जब इस पे क्या होगा, साइक्लिन का एडिशन होगा। जब साइक्लिन ऐड होगा तो ये काइनेज एक्टिव होगा और ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा सेल साइकिल को। तो जो काइनेज है, वो काइनेज जो होता है ये डिपेंड होता है किस पे, साइक्लिन पे डिपेंड होता है। इसलिए इसका नाम जो हम लोग कर देते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, डिपेंडेंट काइनेज। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट। साइक्लिन पे डिपेंडेंट एक काइनेज है। तो रोल किसका है, काइनेज का है। किस पे डिपेंडेंट है, साइक्लिन पे। रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। ये दो मेजर प्रोटीन्स होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अब पूछा जाए कि ये बताओ कि सेल साइकिल में साइक्लिंग डिपेंडेंट जो काइनेज है वो कैसे ये रेगुलेट करता है, और क्या क्या है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये दो मेजर प्रोटीन्स हैं, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो कि क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग की चेक पॉइंट क्या होते हैं। तो जैसे देखो ध्यान से कि यहाँ पे डीएनए का वो था, क्रोमैटिन धागा था। ये जाएगा किसमें, जीवन से किसमें जाएगा, एस में जाएगा। एस में जाने से पहले यहाँ पे एक क्या होगा, चेक पॉइंट होगा। चेक पॉइंट ये होता है कि चेक पोस्ट जैसे होता है कि पहले जांच हो जाएगी तभी तुम्हें आगे जाने देना है। यहाँ पे ये कहता है कि जांच हो जाएगी तब आगे जाने देना है। यहाँ पे भी ये कहता है कि जांच हो जाएगी तब तुम्हें आगे जाने देना है। तो ये इस वाले को हम लोग कहते हैं कि जीवन से एस चेक पॉइंट। कौन सा चेक पॉइंट, जीवन से एस चेक पॉइंट। ये क्या इंश्योर करेगा, ये अब हमको पूछना है कि हम पूछ रहे हैं कि ये बताओ जो क्रोमैटिन है ये क्या इंश्योर करेगा जीवन फेज में। तो क्रोमैटिन को ये जीवन से एस फेज में चेक पॉइंट जो है क्या है, चेक करेगा। किस चीज की चेकिंग करेंगे, तो जब ये चेक करेगा तो ये चेक करेगा सबसे पहले कि सेल की साइज क्या है। जो ये वाला चेक पॉइंट है, ये चेक करेगा कि सेल की साइज क्या है। सबसे पहला चेक करेगा सेल की साइज क्या इनफ है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई है ठीक से या नहीं, सेल्स की साइज चेक करेगा। दूसरी, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है कि नहीं आगे जाने के लिए, दो बात है। तीसरी, क्या ग्रोथ फैक्टर्स हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं बीच में जाके छोड़ दें सब, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो, इसलिए ये क्या करके चेक करेगा। तो ये है तुम्हारा जीवन टू एस चेक पॉइंट में, ये सब मेजर है। तीसरा जो सबसे मेजर है वो है तुम्हारा डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है, डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है। ये चार पॉइंट पे ये क्या करता है, चेक करता है। जीवन से जब जाएगा एस में, जीवन से जब एक्स में जाएगा तो ये क्या काम करेगा, चेक करेगा कि क्या सेल जो है जीवन से एस में जाने लायक है कि नहीं, क्या हम सेल साइकिल को कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो ये जीवन से यही चेक पॉइंट होगा, ये चेक करेगा कि इसमें जाने देना है कि नहीं। ये पूछा गया कि चेक किस चीज क्या करेगा, तो कहोगे चेक करेगा सेल क्या अपने, जैसे हमने बताया था ना, सेल की वॉल्यूम बढ़ती है फिर सेल डिवाइड करता है। तो सेल की जो वॉल्यूम सही है कि नहीं, साइज सही है कि नहीं, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं, इसीलिए तो वेरिएबल फेज था ये जीवन। तीसरी बात होती है कि ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं, डीएनए ऐसा तो नहीं कहीं म्यूटेशन इसमें हो गया है। जैसे अगर मान लो कहीं यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो उसको पहले रिपेयर करो। अगर म्यूटेशन हो गया तो उसको क्या करो, अगर म्यूटेशन हुआ है तो आगे मत बढ़ो, और वहां पे चेक पॉइंट ही रोक देगा, कहेगा लौटा देगा, कहेगा कि तुम करो डीएनए रिपेयर। क्या करोगे, डीएनए रिपेयर। तो ये देखा गया है कि जीवन में जो डीएनए रिपेयर होता है वो जनरली क्या होता है, जो जीवन में भी डीएनए रिपेयर होगा। और फिर आगे अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं आगे। फिर ये जीवन से चला गया किसमें, G2M में। किसमें, G2M चेक पॉइंट पे। अगर मान लो यहाँ सब ओके है, अगर मान लो ये सब सब सही है, आगे बढ़ना है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है। अब चेक पॉइंट यहाँ आ गया है कहाँ पे, G2 to M में। इस वाले में चला है G2 में। फिर ये चेक करेगा सेल की साइज, ये भी चेक करेगा सेल की साइज क्या सही है कि नहीं, अभी अभी जो है आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं दो सेल में। दूसरी बात है कि डीएनए रिप्लिकेशन हो गया कि नहीं ठीक से। डीएनए रिप्लिकेशन अगर हो गया तभी तो आधा, मतलब ये एक तरह का जस्टिस करता है कि जब डिवीजन में जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि आधा, एक में ज्यादा मिल जाए एक में कम मिल जाए। दूसरा है कि यहाँ पे भी ये चेक करता है कि कहीं डीएनए रिप्लिकेशन में कुछ मिसमैच या कुछ इस तरह का तो नहीं डैमेज आ गया, डीएनए की डैमेज को चेक करता है। ये सब चेक करता है, इसमें बहुत से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसका चेक पॉइंट G2M चेक पॉइंट यही काम करता है।
नेक्स्ट आता है मेटाफेज टू एनाफेज में जब शिफ्ट होता है क्रोमोसोम, जब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। ये चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पिंडल फाइबर ठीक से बना है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ बन गया, तो उससे क्या होगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्रोमोसोम अटैचमेंट ये देखता है एक्चुअली। ये चेक पॉइंट जो है, ये चेक पॉइंट क्या देखता है, क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर, अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर ये चेक करता है। ठीक है, तो इस चीज को ये मेटाफेज टू एनाफेज वाला चेक करता है। हमने तीन तीन चेक पॉइंट पढ़ा। पहला चेक पॉइंट ये बता रहा था कि सेल साइज, न्यूट्रिएंट, ग्रोथ फैक्टर, डीएनए डैमेज तो नहीं है ऐसा। दूसरा चेक पॉइंट पढ़ना हम लोगों ने, सेल साइज डीएनए रिप्लिकेशन हुआ कि नहीं, डीएनए डैमेज हुआ तो नहीं ऐसा कहीं। मेटाफेज से एनाफेज जाना है तो यहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है, एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको साइक्लोसोम कहते हैं, साइक्लोसोम। एपीसी, एपीसी का पूरा नाम है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ये होता है, यहाँ पे ये रोल प्ले करता है एपीसी। एपीसी ऐसे लिखते हैं इसको, एपीसी आब्लिक सी, सी मतलब साइक्लोसोम, साइक्लोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही देख लिए कि ये इस तरह से हो गया, यहाँ डीएनए का हो गया, और ये देखा कि क्या डीएनए रिप्लिकेशन सही हुई कि नहीं हुई है, और ये कैसे काम किया है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो डीएनए रिपेयर होता है वो कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो डीएनए रिपेयर के लिए हम लोग जानते हैं जो जीवन जो ये चेक पॉइंट है, इसका क्या काम है। अगर मान लो जैसे कि डीएनए रिपेयर रहा और ये चला गया, ये चेक पॉइंट में चेक नहीं हो पाया, अगर चेक पॉइंट में चेक नहीं हो पाया तो ये जो होगा लीड करेगा। अगर यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं एक लाइन कहीं, इफ इफ चेक पॉइंट, इफ चेक पॉइंट was without repair, without repair of damage काज कैंसर या ट्यूमर, काज कैंसर या ट्यूमर, क्या करेगा, कैंसर या क्या काज करेगा, ट्यूमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अगर चेक, अगर डैमेज हुआ, अगर रिपेयर नहीं हुआ, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो वो क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, कैंसर काज करेगा या फिर क्या कर देगा, ट्यूमर काज करेगा। तो चेक पॉइंट के मेन पर्पज क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि चेक पॉइंट टू टू अवॉइड अवॉइड कैंसर एंड कैंसर या फिर कहते ट्यूमर्स, इन सबको अवॉइड करने के लिए ये चेक पॉइंट से कि चेक करके ये बता दे। तो एक और बात है इसमें कि अगर मान लो जैसे डैमेज हो गया, तो डैमेज जब मान लो डीएनए का डैमेज हो गया, जैसे कि ये सेल साइकिल है और जीवन है, यहाँ एम है, और ऐसे करके ये जीवन है, एस है, ये जी2 है। जब जब यहाँ पे मान लो डैमेज हो गया, डैमेज हो गया तो इसके दो काम है। डैमेज हो गया तो या तो ये इसको क्या करे, रिपेयर करे, या फिर क्या कर दे, पीसीडी कर दे। पीसीडी मतलब क्या होता है, उसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कर दे, क्या कर दे, प्रोग्राम सेल डेथ कर दे, पीसीडी जिसको कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस टोसिस, ये काम कर दे। मतलब अगर अगर ये कह रहा है कि अगर डैमेज को अगर रिपेयर करेगा तो सेल साइकिल में चला जाएगा, सेल साइकिल में चला जाएगा। अगर रिपेयर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, रिपेयर करेगा तो सेल साइकिल में चला जाएगा। इफ नॉट रिपेयर, अगर नॉट रिपेयर, इफ नॉट रिपेयर, तीन बात हो गई, इफ नॉट रिपेयर और सेल साइकिल में चली गई, सेल साइकिल में चल गए, तो ये क्या काज करेगा, ट्यूमर काज करेगा या फिर क्या करेगा, कैंसर काज करेगा। तो इसके लिए हमारे जो जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, बहुत से प्रोटीन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीजों में। उसमें जो एक था कि सीडीके, जो साइक्लिन होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं, ये सब रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है P53, P53 एंड आरबी प्रोटीन। ये जो दो प्रोटीन होते हैं, ये जीन है P53 और आरबी जीन, ये इससे प्रोटीन बनता है। P50 के बारे में हमको याद रखना है कि ये दोनों जो होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। ये दोनों होते हैं क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ट्यूमर को होने ही नहीं देते हैं, सप्रेसर जीन। ये एक तरह से रेगुलेशन का काम करते हैं, ट्यूमर सप्रेशन जीन। और ये जो ये वाला है P53 है, इसको कहते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम, गार्जियन ऑफ गार्जियन ऑफ जीनोम, गार्जियन
ऑफ जीनोम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। ये गार्जियन ऑफ जीनोम होता है, इसलिए इसको गार्जियन ऑफ जीनोम करते हैं कि ये रेगुलेट करता है। गार्जियन है मतलब कभी इस तरह की चीजें होने नहीं देता है, लेकिन कई बार बाईपास कर जाता है इसके भी फंक्शन को। इसको रेटिनोब्लास्टोमा जीन कहते हैं। रेटिनो, अगर इसके एबनॉर्मलिटी से क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा, रेटिना का कैंसर, ब्लास्टोमा जीन है ना, ये हो गया। तो ट्यूमर सप्रेसर दोनों जीन है, लेकिन गार्जियन ऑफ जीनोम किसे कहते हैं, P53 को कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं किसमें, डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में, या फिर क्या काम करेंगे, ये सब क्या करेंगे कि सेल को सबसे अच्छी बात होती है कि डैमेज होगा, रिपेयर हो गया तब तो ठीक है, नहीं रिपेयर होगा तो उसको क्या कर दे सकते हैं, इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। और रिपेयर नहीं हुआ और सेल साइकिल प्रोसीड कर गई, अगर सेल साइकिल प्रोसीड कर गई तो इसका ये मतलब होगा कि वो क्या काज करेगा, ट्यूमर काज करेगा, या फिर क्या काज करेगा, कैंसर काज करेगा। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये करते हैं। यहाँ पे जनरली जब जब हम लोग ये देखते हैं जीवन में जो डीएनए रिपेयर होता है वो जनरली एनईआर होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। इस वाले में एस फेज में जनरली मिसमैच रिपेयर होता है, मिसमैच रिपेयर है ना, यहाँ पे मुझे। और बी आर थ्रू आउट द साइकिल चलती रहती है, बी आर थ्रू आउट क्या चलती है, साइकिल चलती है। तो ये जो दोनों जो थे हम लोग को याद रखना है यहाँ पे, ट्यूमर सप्रेसर जीन, और ये क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा ये देखते हैं, ये सब चेक पॉइंट थे, ये सब चेक करता है जो जो ये हम लोग पढ़ लिए। हम लोग ये देख लिए साइक्लिन और सीडीके क्या काम करते हैं। अब देखो साइक्लिन का एक फ्लो, मतलब साइक्लिन का जो होता है ना, एक सिस्टमेटिक क्या होता है कि अपीयरेंस होता है कि साइक्लिन कब कब काम करता है, कब कब नहीं काम करता है। तो जब भी देखो ध्यान से एक ये बात करते हैं इस वाले में, एनाफेज मेटाफेज टू एनाफेज में थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। मेटाफेज टू एनाफेज वाले में, मेटाफेज टू एनाफेज में, जैसे इसको हम इधर मिटा दें, यहाँ पे एक लाइन कर लें, इसी में समझना हमको। देखो ध्यान से, जैसे ही तुम्हारा मेटाफेज एपीसी वाला पढ़ते हैं, एपीसी अब्लिक सी, देखो ध्यान से, जब जब एपीसी अब्लिक सी वाले के पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि एपीसी अब्लिक सी एक प्रोटीन होती है ना, एक प्रोटीन होती है। तो जब भी कभी होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे बनता है, ये देखो ये ऐसे करके, तो सिस्टर क्रोमेटिड को, ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड किया रहता है, वो एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कोहेसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन, प्रोटीन हेल्ड हेल्ड टू सिस्टर क्रोमेटिड, टुगेदर सिस्टर क्रोमेटिड, हेल्ड टुगेदर सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड को ये क्या किया, हेल्ड किया। कौन, कोहेसिन प्रोटीन। यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोहेसिन प्रोटीन, ये हेल्ड किया है, ठीक है। अब एपीसी जो है ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिक्यूरिन और सेपरेज। कौन सा है ये एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं सेपरेज, सेपरेज। तो देखो कोहेसिन इसको जोड़ता है, सेपरेज इसको क्या करता है, अलग करता है। सेपरेज क्या करता है, अलग करता है, कोहेसिन इसको जोड़ता है। तो जब कोहेसिन काम करता है तो सेपरेज इनएक्टिव रहना चाहिए। तो इनएक्टिव रहने के लिए, सेपरेज को इनएक्टिव रहने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है सिक्योरिन, मतलब सिक्योर करता है, जो क्या कहते हैं, सिक्योरिन। तो ध्यान देखो क्या क्या हुआ, सिक्योरिन क्या कर रहा है कि सेपरेज को पकड़ा हुआ है जिससे कोहेसिन इसको चिपकाया हुआ है। जब एनाफेज आता है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग, ये इधर जाएगा, ये अलग जाएगा, तो कोहेसिन को हटना होगा, कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड होना चाहिए और सेपरेज को काम करना चाहिए ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो इस समय सेपरेज कैसा है, इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इनएक्टिव बाई किससे, सिक्योरिन से। सिक्योरिन जो प्रोटीन है उससे क्या होगा, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है किससे, सिक्योरिन से। एपीसी जो है ये प्रोटीन है, ये क्या करता है, यूबी क्यूटेनाइजेशन कर देता है सिक्योरिन का। किसका यूबी क्यूटेनाइजेशन कर देता है, सिक्योरिन का क्या करता है, यूबी क्यूटीनाइजेशन कर देता है। तो देखो यहाँ पे ये था तुम्हारा था सिक्योरिन, सिक्योरिन। इसमें क्या किया इसने, इसने ऐड कर दिया यूबी क्यूटीन, यूबी क्यूटीन ऐड कर दिया। अब जैसे यूबी क्यूटीन जब ऐड कर दिया तो ये डिग्रेडेशन हो जाता है। तो जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये यूबी क्यूटिनाइजेशन जब इसका हो जाएगा तो सेपरेज जो होगा एक्टिव हो जाएगा। सेपरेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब सेपरेज एक्टिव हो जाएगा तो कोहेसिन का वर्क खत्म हो जाएगा। सेपरेज जो होगा एक क्रोमोसोम को अलग अलग कर देगा, ये इधर कर देगा, इसको अलग कर देगा। तो ये था एनाफेज प्रोमोटिव कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पे कहाँ काम करता है, तो इस वाले चेक पॉइंट मेटाफेज टू एनाफेज में जब एपीसी काम करता है, जब सेपरेशन होता है तो वहां पे ये काम करता है।
तो इस तरह से बहुत से ऐसे सेल साइकिल का है, लेकिन अभी इस लेवल पे हम लोग को बस इतना ही थोड़ा मोड़ा जानना है कि P53 क्या है और ये क्या है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या होते हैं ये। तो साइक्लिन का अगर हम चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि साइक्लिन कई तरह के होते हैं, और जो होते हैं उसके 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 स्पेसिफिक क्या होते हैं, काइनेज भी होते हैं। साइक्लिंग बहुत तरह के होते हैं, साइक्लिंग की स्पेसिफिक क्या होते हैं, काइनेज भी होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक कहीं पे साइक्लिंग क्या होता है। जैसे साइक्लिन हो गया और साइक्लिन हो गया, साइक्लिन डी हो गया, डी डी ई ए बी, ये सब साइक्लिन है ना। इस पे सीडीके होगा, इसी का डिपेंडेंट काइनेज होगा। तो सीडीके जो है साइक्लिन सीडीके जो है CDK4 और CDK6, ये दोनों साइक्लिन डी के लिए। CDK2 जो होगा किसके लिए होगा, साइक्लिन 2 के लिए। CDK जो होगा CDK1 और 2 इसके लिए होगा, और इसके लिए होगा CDK1 सिर्फ ये। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक हो गया, ये इसके लिए स्पेसिफिक हो गया, ये इसके लिए स्पेसिफिक हो गया, ये इसके लिए स्पेसिफिक हो गया। कितने तरह के साइक्लिन, 4 तरह के। डी साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी। साइक्लिन डी क्या है, ये क्या साइक्लिन सीडीके क्या है, CDK4 6 डी के लिए, CDK2 है ई के लिए, CDK1 2 है ए के लिए, CDK1 है किसके लिए, बी के लिए। ये सब मिल के क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल। ये सब मिल के क्या करते हैं, रेगुलेट सेल साइकिल। सेल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये है इसमें, इस तरह से ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये वाले जो साइकिल होते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कौन किस में काम करता है, तो जीवन में ये यहाँ से यहाँ तक काम करते हैं, ये जीवन में काम करते हैं। ये वाला जो 2 है केवल केवल एस में काम करता है। एस से G2 में ये काम करता है, एस से G2 में ये काम करता है, और M के लिए ये काम करता है। तो पूछा जाए कि किस फेज में साइक्लिन सबसे अधिक होता है, तो कहोगे कि G1S फेज में ये जो होगा साइक्लिन डी जो होता है, साइक्लिन डी जो होता है ज्यादा होता है। ई वाला जो होगा किसमें होगा, एस फेज में ज्यादा होगा। ई वाला किसमें ज्यादा होगा, ई वाले जो होगा साइक्लिन एस में ज्यादा होगा। तो इस तरह से अगर हम एक ग्राफ बना दें साइक्लिन का, तो हम ये देखेंगे G1S और यहाँ पे G2 और M। तो बताओ साइक्लिन डी जो है कहाँ शुरू हो रहा है, साइक्लिन डी G1 से शुरू हो रहा है। तो साइक्लिन डी जो होता है G1 से शुरू होगा और खत्म हो रहा है किधर, G2 तक खत्म हो जा रहा है। तो ये ऐसे करके हम कुछ इस तरह का बना देंगे। तो देखो G2 में कम होने लगा, और इसका प्रोटीन जो होगा यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइक्लिन, साइक्लिन के कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे साइक्लिन किसके लिए है, डी के लिए। दूसरा हो गया कि ई के लिए क्या होगा, तो साइक्लिन ई कब से शुरू हो रहा है, साइक्लिन ई जो है कब से, एस फेज से। तो एस फेज से मतलब यहाँ से कुछ कुछ यहाँ थोड़ा पहले से ही बनना शुरू हो जाता है। फिर ये ऐसे करके ये यहाँ बन गया, साइक्लिन यहाँ खत्म भी हो जाएगा। फिर इसके बाद ए वाला कब होगा, तो ए वाला नेक्स्ट होगा, ए वाला साइक्लिन G2 में होगा। तो ए वाला यहाँ से कुछ बनना शुरू होगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे G2 में यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एम वाला और बी वाला साइक्लिन, साइक्लिन बी वाला एस से शुरू कर दो, एम में है तो एम वाले में सबसे ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखा जाए कि साइक्लिंग का जो है, साइक्लिंग का कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता रहता है, और सीडीके उसके स्पेसिफिक ये होते हैं। तो कई बार कंपटीशन पूछा जाता है कौन सा प्रोटीन होता है जो रेगुलेट करता है, कहोगे साइक्लिन सीडीके। साइक्लिन डी के लिए कौन कौन सा सीडीके होता है, CDK4 6, साइक्लिन ई के लिए CDK2, साइक्लिन ए के लिए CDK1 2 और साइक्लिन बी के लिए CDK1 है। तो ये था तुम्हारा क्या, सेल साइकिल और चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको रेगुलेट कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि एम फेज क्या होता है। तो एम पे हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया, G1S G2 पढ़ लिया, और इसको देख लिया, चेक पॉइंट्स भी देख लिए, G0 फेज क्या होता है उसको देख लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं G1S G2 M, ये तो पढ़ लिए पूरा। अब एम फेज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको एम किसको रिप्रेजेंट करता है, माइटोसिस को। तो इसमें क्या होता है, मेजर चेंजेस अगर होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस होता है कि इसमें न्यूक्लियस में, क्योंकि ऐसे सेल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, क्रोमोसोम इधर से उधर मूव करने लगते हैं, अपोजिट पोल पे जाते हैं, आधा हो जाता है। तो इसलिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में दोनों में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं। इस वाले में क्या होता है, अगर मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो इसको डिवाइड करोगे, माइटोसिस करोगे तो क्या 23 इधर बनेगा, 23 इधर बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, 46 बनेगा, यहाँ पे भी क्या 46, क्योंकि डीएनए का जैसे ये यहाँ पे था, तो एस पेज में ऐसे ही बनेगा। इसी को अलग अलग कर देना, एक कॉपी इधर चली जाएगी, एक कॉपी इधर चली जाएगी। तो 46 डिवीजन मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि जितना पेरेंट में होगा उतना ही क्रोमोसोम क्या होगा, उतना ही क्रोमोसोम। जैसे यहाँ 46 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ भी 46 होगा, यहाँ पे 46 होगा, यहाँ भी 46 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिड की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये था इक्वेशनल डिवीजन एम फेज में। एम फेज जो होता है दो से बन के बनता है, एक कैरियोकाइनेसिस हो गया और दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियो का नाम ही है, जिसके डिवीजन इन किसमें, न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस डिवीजन इन साइटोप्लाज्म, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म।
इन साइटोप्लाज्म, ये इससे होगा। तो ये हो गया। और न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, डिवीजन इन न्यूक्लियस होगा, डिवीजन इन न्यूक्लियस। ठीक है। अब न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो इसमें भी कई हम लोगों ने फेजेज में, जैसे बहुत से चेंजेस होते हैं, इसको हम लोग कई फेजेज में बांटे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 मेजर फेजेज में बांटे हैं। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये जो है इसके फेजेज है। उसके बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस है, जो कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, 2 सेल बन जाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि क्यों क्यों जो है ये सेपरेट करना चाह रहा है, क्यों ऐसा है ये जो सेपरेट करना चाह रहा है। देखो ध्यान से, जब 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 हमारा जो सेल था G1 में गया, G1 से गया S में, S से गया G2 में गया, तो जब जब यहाँ पे तो ये क्या है, ऐसे ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में इसको अलग करना है। तो अलग करने से पहले क्या होगा, इस सेल की बारे में देखोगे तो न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा, जब क्रोमोजोम, जैसे न्यूक्लियस ये है, अब न्यूक्लियस टूटेगा नहीं तो क्रोमोजोम आधा आधा इधर उधर जाएंगे नहीं। तो सबसे पहला ये होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना, सेल ऑर्गेनेल्स का जो डुप्लीकेट हुआ G1 में, जैसे गाल्गी ईआर हुआ, एस में डीएनए कंपाउंड कंटेंट डबल हुआ है, सेंट्रियोल डबल हुआ है। और इसमें जो है G2 में क्या हुआ है कि G2 में तुम्हारा क्या डबल हुआ है, तुम्हारा गॉल सॉरी माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब डबल हुआ है। तो इनको हमको देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमको बस इतना देखना है कि इस प्रो फेज में क्या काम कर देना है, इसी फेज को देखना है ध्यान से, प्रो फिर मेटा फिर एना फिर टीलो। हमको क्या करना है, बस सेपरेशन करना है। जो भी यहाँ पे एक क्रोमोजोम था, यहाँ पे भी इस तरह से, तो यहाँ पे एक ही क्रोमोजोम है, क्रोमेटिड से ये जो बना है इसी को अलग कर देना है। अलग करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, सेल के एकदम बीचों बीच सारे क्रोमोजोम को पहले ला दें। जैसे किसी को अलग अलग करना है, किसी को अलग अलग करना है, तो उसको पहले एक सेंटर में लेके आ जाओ। सेंटर में जैसे ये ऐसे ऐसे करके सेंटर में आ गया, एक क्रोमोजोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोजोम इधर चला जाएगा, ऐसे करके कर लेना है। तो ये प्रोफेज बताया गया। मेटाफेज में जो जब अलाइन कर देंगे, सेंटर में लेते आएंगे, ये हो जाएगा। एनाफेज में आधा इधर चले जाएंगे, आधा इधर चले जाएंगे, वो हो जाएगा। टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना हो तो कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि जैसे ही प्रोफेज खत्म होगा, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, क्रोमोजोम ऐसे इस तरह का ऐसे ऐसे करके अरेंज होने लगेंगे, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन जाएगा। इसी फाइबर से ये अटैच होना है। हमको फिर से लाना है किसमें, बीचों बीच लाना है। ऐसा इसलिए भी अलाइनमेंट पे कर लेना है, अलाइनमेंट करा लेना है ऐसा, क्योंकि आसानी से प्रॉपर वे में आधा आधा सेल इक्वल साइज का बन जाए, प्रॉपर एकदम। उसके बाद फिर क्या करना है, ये क्रोमोजोम को अलग अलग कर देना है। अलग करने के लिए क्या होगा कि इसी सेल में इधर इधर आधा क्रोमोजोम इधर कर देंगे, आधा क्रोमोजोम इधर कर देंगे, फिर साइटोकाइनेसिस करा के अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस होगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं प्रोफेज की तरफ। तो यही है, देखो यहाँ पे यही है कि इंटेंगल हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्रोमोजोम को आधा आधा करके ही आगे बढ़ना है। तो देखो पहले प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंस। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने अभी यही पढ़ा कि जैसे यहाँ क्रोमेटिन के फॉर्म में है, धागा के फॉर्म में है, क्रोमेटिन के फॉर्म में। अब इसको अलग करना है, तो हमको क्या करना है कि उसको गाढ़ा बनाना है, जैसे इकट्ठा करना है। तो इस क्रोमोजोम के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो प्रोफेज में स्टार्ट हो जाएगा कंडेंसेशन, अब मेटाफेज में पूरा हो जाएगा। तो ये यही कर रहा है, क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंस, मतलब ये क्रोमोटिन जो होगा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आसानी से जो भी क्रोमोजोम डबल हुआ है उसका सेपरेशन हो जाए। सेंट्रोमियर एनिमल सेल में, अगर एनिमल सेल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो होगा सेंट्रोमियर होगा, ये सॉरी सेंट्रोसोम होगा एनिमल सेल में। वो क्या करेगा, मूव करेगा अपोजिट पोल की तरह, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव करेगा अपोजिट पोल की तरह, अपोजिट पोल। देखो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम, जिसका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, एस पेज में, सेंट्रोसोम। तो ये पाया जा रहा है, दोनों तरफ पाया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीएस्ट्रल। और ये जो सेंट्रोसोम है एक्चुअली क्या बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हमको एस्टर कहते हैं, ऐसे ऐसे करके। इसको क्या कहते हैं, एस्टर। इसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ये भी एक एस्टर है, ये भी ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहते हैं एस्टर। ये एस्टर फिर क्या बनाता है, मतलब क्या है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम बनाएगा क्या, एस्टर। एस्टर एस्टर से क्या बनेगा फिर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, फाइबर बनेगा। तो ये एस्टर बन गया। एस्टर क्या करेगा, थोड़ा 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 स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होंगे, और क्रोमेटिन जो होगा धीमे 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 धागा की तरह कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया जाएगा। तो सेंट्रोसोम जो होगा ऐसे में, जिसमें एस्टर दोनों तरफ पाए जाते हैं, तो सेंट्रोसोम सिर्फ क्या एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ऐसे को एम्फी एस्टर कहते हैं। अब प्लांट के केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं,
एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल कहते हैं। तो प्लांट में अगर पूछा जाए एनेस्ट्रल क्या होता है तो कहोगे जिसमें एस्टर नहीं बनता। क्रोमोजोम विथ टू क्रोमेटिड विजिबल, इसके लास्ट फेज में हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो था, ये जो कॉम्पैक्ट हो रहा था, अब धीमे धीमे प्रो फेज में विजिबल होने लगा, क्रोमोजोम की तरह ऐसे दिखने लगा। हाँ, जैसे कैपिटल टी यहाँ था तो इसकी कॉपी यहाँ बन गई, ये दिखने लगा। दूसरा क्रोमोजोम यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ पे भी कैपिटल आर दिखने लगा। तो ये क्रोमोजोम विथ टू क्रोमेटिड विजिबल दिखने लगे। दूसरा ई आर गाल्गी कंप्लेक्स न्यूक्लियर डिसअपियर, ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, सबसे लास्ट इवेंट यही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये धीमे धीमे टूटने लगा। तो देखो ध्यान से, प्रो फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, और दूसरा क्यों डिसइंटीग्रेट गया, अब ये पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट हो, पूरे साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम आ जाए, ताकि अच्छे से क्या होगा, सेपरेशन हो जाए। और उसके लिए सेपरेज एंजाइम है, ये उस एपीसी का आंसर पढ़ा है हम लोग ने। अब देखो कंप्लीशन कैसे पता करेंगे, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो गया, ये पता हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो टू क्रोमेटिड अपीयर, मतलब ये एक क्रोमेट पहले ऐसे था, फिर इसके बाद ऐसे हुआ, तो अब ये कितना क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, अपीयर एट द सेंट्रोमियर, मतलब अटैच है एक ही सेंट्रोमियर, एट अ सेंट्रोमियर। इनिशिएशन असेंबली या माइटोटिक स्पिंडल, देखो ये है तुम्हारा माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो गया। माइटोटिक स्पिंडल जो बना था वो किसका बना था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, याद रखना है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। माइटोटिक स्पिंडल किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटर, ये लास्ट इवेंट है, ये इसका पहचान है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, माइटोटिक स्पिंडल ट्यूबुलिन का बनना शुरू हो गया, और दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ चले गए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटर, क्रोमोसोम विजिबल होने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रोमोसोम जो है विजिबल हो रहे, क्रोमेटिन मतलब इस तरह का कुछ होने लगा। सेंट्रोमियर से पूरा नहीं कॉम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि मेटाफेज में फाइनली कॉम्पैक्ट होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आ जाते हैं फिर किसमें, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कम इन द साइटोप्लाज्म, अब आ गया साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। क्रोमोसोम आ गया किसमें, साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम आ गया। साइटोप्लाज्म में क्या आ गया तुम्हारा, क्रोमोसोम आ गया, ये क्रोमोसोम आ गया साइटोप्लाज्म में, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है। अब देखो ध्यान से, क्रोमोसोम जो आया है, इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड भी तो बना है ऐसे, हर का सिस्टर क्रोमेटिड बना है, हर का सिस्टर क्रोमेटिड बना है, सभी का सिस्टर क्रोमेटिड बना है। और ये सब जुड़े हैं किससे, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, सिंगल सेंट्रोमियर से ही जुड़ा है। तो ये किसमें आ गया, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम इन किसमें आ गया, ये साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या है, एस्टर था, एस्टर ने क्या बनाया, एस्टर ने बनाया क्या, स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे से बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एस्टर था, ये स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर दिया। अब ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड मेटाफेज, इसलिए इस फेज को हम लोग कहते हैं कि जो मेटाफेज है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फेज है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नेशन स्टडी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अगर पूछा जाए कि सेल का क्रोमोसोम देखना है हमको, किस फेज में सबसे अच्छा विजिबल होगा, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा कंडेंस होगा, जो कि है तुम्हारा मेटा फेज हो गया। और ऑन द क्रोमोसोम काइनेटोकोर अपीयर ऑन द सेंट्रोमियर एट द स्पिंडल फाइबर अटैच। अब देखो ध्यान से, जो ये धागा है, जो भी ये धागा है ऐसे करके ये स्पिंडल फाइबर बन गया है, ये जो धागा है और ये यहाँ पे क्या है, ये जाके अटैच होगा। तो अब ये कह रहा है कि क्रोमोसोम के कहाँ पे अटैच होगा, सेंट्रोमियर से अटैच होगा कि किससे, इसमें एक प्रोटीन जो होता है वो डिस्क स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मदद करता है। वो प्रोटीन जो होता है वो इधर भी होता है और इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी, बीच में सेंट्रोमियर है, इधर भी होगा, 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 इधर भी होगा। ये प्रोटीन जो होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। क्या नाम होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, वो उसमें अटैच करने में मदद करती है। देखते हैं आगे कौन सा है ये, देखो ध्यान से, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, स्पिंडल फाइबर, फाइबर है। ये किधर, पोल से मतलब स्टर से आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में है। ये एक क्रोमेटिड है जिसके अंदर देखो डीएनए का धागा है ऐसे, ये एक क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है, आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो है तुम्हारा सेंटर में जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा, सेंट्रोमियर, सेंटर में एकदम सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। ये तुम्हारा क्या है, जो स्पिंडल फाइबर होगा, ये भी क्या है तुम्हारा, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, फाइबर है। ये जो है
येलो कलर का जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अब ये देखो इधर भी काइनेटोकोर है, इधर भी काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ये है। इस तरह के से पूरा अरेंजमेंट है। और ये जाके यहाँ जो ये हम लोगों ने यहाँ देखा, ये देखो इसी से जाके ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे अटैच होगा। अब इस तरह से जब अटैचमेंट हो जाएगा तो ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर। अब देखना है कि ये पूरा कुल कितने क्रोमोजोम है, तो कहोगे सिंगल क्रोमोजोम, क्योंकि एक ही क्रोमोजोम से दो क्रोमेटिड जुड़े हैं, सेंट्रोमियर से, एक ही सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड जुड़े हैं, सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम। क्रोमेटिड कितने हैं, टू क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। काइनेटोकोर कितने, स्पिंडल फाइबर कितने हैं, टू स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोजोम को अटैच किया यहाँ पे, टू स्पिंडल फाइबर, फाइबर फॉर वन क्रोमोजोम, वन क्रोमोजोम। यहाँ पे एक क्रोमोजोम के लिए कितने स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोजोम। दूसरा काइनेटोकोर कितना है, तो टू काइनेटोकोर, टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, दो काइनेटोकोर भी है। क्या क्या है, दो स्पिंडल फाइबर है, दो काइनेटोकोर है, एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कितना है, सिंगल सेंट्रोमियर, सिंगल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये है कहानी। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो प्रोटीन है जो पास पास रखा है उसको कौन सा प्रोटीन कहते हैं, कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन, प्रोटीन। इनको अलग कौन करेगा, तो सेपरेज प्रोटीन, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो ये हम लोगों को समझना है, सिंगल क्रोमोजोम, टू क्रोमेटिड है, टू स्पिंडल फाइबर फॉर वन क्रोमोजोम। काइनेटोकोर भी क्या है, दो है, सिंगल क्रोमेटिन लेकिन है, सॉरी सेंट्रोमियर क्या है, सिंगल, ये है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये आ जाएगा तुम्हारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो गया, मेटाफेज में आ गया, मेटाफेज में ये हो गया तुम्हारे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ध्यान देना है, इस स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम अटैच है तो इसको कहेंगे क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोमल। और जिसपे नहीं है, देखिए कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी जिसपे नहीं है तो उसको कहेंगे नॉन क्रोमोजोमल, नॉन क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर किसका बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का है, स्पिंडल फाइबर, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, कुछ ऐसे हैं जैसे ये भी क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर है, ये भी क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर है, यहाँ क्या है, काइनेटोकोर है, ये ऐसे डिस्क होगा। ये जो आया है इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। एक देखो एकदम इक्वेटर पे आ गया है, किस पे आ गया है, इक्वेटर पे आ गया है, और इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इक्वेटर पे एकदम आ गया, अलाइनमेंट एकदम क्या हो गया, इक्वेटर पे हो गया। और इस इक्वेटर पे आने का ये मतलब होता है कि इसका जो अब डिवीजन होगा आगे जो बढ़ेगा एनाफेज, वो सिमेट्रिकल होगा। मतलब अब इसका सेंट्रोमियर ऐसे बीच से स्प्लिट हो जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, वो एनाफेज में देखेंगे। तो इक्वेटोरियल पे आ गया या मेटाफेजिक प्लेट पे आ गया, क्या सारे क्रोमोसोम जो गए हो गए एक इस पे आ गए। तो ये था तुम्हारा क्या, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेज का फीचर क्या क्या था, तो मेटाफेज का फीचर हम लोगों ने यही देखा कि मेटाफेज का फीचर ये था कि जो होगा क्रोमोसोम कम इन साइटोप्लाज्म, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड इन द मेटाफेज, जिस जो कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की सबसे अच्छी बात होती है। ये क्रोमोसोम स्टेज देखते हैं, ऑन काइनेटोकोर अपीयर हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर और अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। ये था तुम्हारा मेटाफेज। नेक्स्ट हम लोग एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का तब तक इंतजार करते रहें, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।